बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आप सबका स्वागत है। आज मन की बात की शुरुआत युवा देश के युवा, वो गर्मजोशी, वो देशभक्ति, वो सेवा के रंग में रंगे नौजवान। आप जानते हैं ना, नवंबर महीने का चौथा रविवार हर साल एनसीसी डे के रूप में मनाया जाता है। आमतौर पर हमारी युवा पीढ़ी को फ्रेंडशिप डे बराबर याद रहता है, लेकिन बहुत लोग हैं जिनको एनसीसी डे भी उतना ही याद रहता है। प्यारे बच्चों, आपने यहाँ दो ध्वनियाँ सुनी। पहली ध्वनि स्कूल की घंटी थी, जो आप हर 40 मिनट में सुना करते थे, और आज आप उसे सुनने के लिए तरस गए हैं। आप अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं, जरूर मिलेंगे। और दूसरी ध्वनि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था। तो बच्चों, इन दोनों ध्वनियों में क्या अंतर था? पहली ध्वनि एक साधारण ध्वनि थी और दूसरी ध्वनि एक संदेश था। तो आज हमारे अध्याय का नाम भी है ध्वनि। कक्षा 8 की वसंत भाग 3 से लिया गया पहला अध्याय है ध्वनि। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा गया एक संदेश है, जो कविता के रूप में आप तक पहुंचा रहे हैं। बच्चों, ये आपकी पुस्तक वसंत भाग 3 है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। कविता पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम कवि के बारे में कुछ जानें। तो कवि परिचय की ओर चलते हैं। निराला जी का जन्म 11 फरवरी 1896 को वसंत पंचमी के दिन पश्चिम बंगाल में हुआ था, और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुई थी। इनको हिंदी, बांग्ला, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान था। ये आधुनिक काल के कवि थे। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, अनामिका, अपरा, नए पत्ते, तुलसीदास, आराधना, अर्चना, कुकुरमुत्ता आदि। तो बच्चों, ये कविता इनके परिमल नाम के काव्य संग्रह से ली गई है। अब तक जो आपने पढ़ा, उसके आधार पर आप कुछ प्रश्नों का उत्तर इन स्लाइड से ढूंढकर निकालिएगा। आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? दूसरा सवाल है, ध्वनि कविता के कवि का नाम क्या है? तीसरा प्रश्न है, निराला जी को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? और चौथा प्रश्न, निराला जी की प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए। इन सब के उत्तर आपको पहले दिखाई गई स्लाइड्स में मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों, पहले हम कविता पाठ कर लें और आप मेरे साथ इस कविता को दोहराएंगे। ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, अब हम इस कविता को
छोटे छोटे भागों में बांटकर उनकी व्याख्या करेंगे जो आपको समझने में मदद करेगी। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, यहाँ अंत समाप्ति, वन जंगल, मृदुल कोमल और वसंत ऋतु। बच्चों, कविता पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि ये कविता किन परिस्थितियों में लिखी गई होगी। जैसे कि निराला जी आशावादी कवि थे, प्रगतिवादी विचारों वाले कवि थे, उनके बहुत सारे आलोचक थे, तो उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। उनके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आईं। आप देख सकते हैं कि उनका जीवन काल बहुत ही छोटा रहा। लगभग 45 वर्ष की आयु में ही उनके पिता की मृत्यु, उनकी माता की मृत्यु और फिर उनकी पत्नी की मृत्यु ने उन्हें निराशा के अंधेरों में ढकेल दिया। तो जब उनकी आशा खत्म हो गई और वो निराशा में डूब गए, तो उन्होंने अपने जीवन में फिर, जैसा कि मैंने कहा, वे आशावादी कवि थे, उनके जीवन में फिर आशा की किरण जागी और ऐसी ही आशा की किरण जागने पर उन्होंने ये कविता लिखी होगी। बच्चों, क्या आपने सोचा यह कविता आपकी पुस्तक के पहले अध्याय के रूप में क्यों आई है? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आप टीनेज पीरियड से गुजर रहे हैं। इस पीरियड में आपको फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बहुत सारे चेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो इस टाइम पीरियड में कई बार आप निराश हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं समाचार पत्रों में और मीडिया में कि युवा वर्ग अपनी निराशाओं में डूबकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। ऐसे बहुत सारे किस्से आपको समाचार पत्र में पढ़ने और सुनने के मिलते हैं। तो आज कवि हमसे या युवा पीढ़ी से ये कह रहा है कि उसे जिंदगी में कभी नहीं रुकना चाहिए। जिंदगी में कितनी ही मुसीबतें आएं, कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस अंश में, कविता के इस भाग में कवि कह रहे हैं कि उनका जीवन अभी समाप्त नहीं होगा, उन्हें अभी नहीं मरना है, क्योंकि उनके जीवन में अभी अभी वसंत ऋतु आई है। वसंत ऋतु की क्या विशेषता होती है? वसंत ऋतु से पहले कौन सी ऋतु आती है? वसंत ऋतु से पहले आता है पतझड़ का मौसम। और पतझड़ के मौसम में क्या होता है? पतझड़ के मौसम में चारों ओर सूखा दिखाई देता है, पत्तियां सूखकर गिर जाती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपना पुराना वस्त्र उतार दिया हो। और वसंत ऋतु में क्या होता है? वसंत ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है। तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जिसे प्रकृति ने नए वस्त्र धारण किए हों। चारों ओर सुंदर कोमल पत्तियां, कलियां और डालियां हमें दिखाई देती हैं। प्रकृति मनोहर दिखाई देती है। तो ऐसे ही कवि के जीवन में एक नई बहार आई है, वसंत ऋतु आई है, अर्थात नई आशा की किरण जागी है और वो अभी अपने जीवन को समाप्त नहीं करना चाहते हैं। तो बच्चों, इस अंश की व्याख्या हम आगे पढ़ेंगे जो आपको समझने में मदद करेगी। व्याख्या: कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी उनके जीवन के अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। वह आशावादी है, अर्थात उनके जीवन में एक नए उत्साह और जोश का आगमन हुआ है। इस व्याख्या से संबंधित आपको 2 छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर
ढूंढने होंगे। पहला प्रश्न है, कवि अपने जीवन का अंत क्यों नहीं होने देना चाहता है? प्रश्न 2, वन में मृदुल वसंत पंक्ति से क्या आशय है? आशय मतलब अर्थ। इन प्रश्नों के उत्तर आपको व्याख्या से ढूंढकर लिखने होंगे। दूसरा भाग कविता का, हरे हरे ये पात, पात मीन पत्ते, डालियां कलियां कोमल गात, गात यहाँ पर शरीर है, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न मीन सपना, मृदुल मीन कोमल और कर यहाँ पर हाथ है। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, निद्रित मीन सोई हुई, जगह एक प्रत्यूष मनोहर, प्रत्यूष का अर्थ है सवेरा और मनोहर का अर्थ है सुंदर। तो बच्चों, कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार वसंत ऋतु में नए नए पत्ते, कोमल पत्ते आ जाते हैं, ऐसे ही वे अपने जीवन में एक नई आशा का अनुभव कर रहे हैं, नए उत्साह का, नई उमंग का अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य के आने पर सोई हुई कलियां जागकर फूल बन जाती हैं, ऐसे ही कवि कहना चाहते हैं कि वो अपने संदेश से जो सोई हुई युवा पीढ़ी है उसको जगाएंगे, उसे उसके लक्ष्य की ओर प्रेरित करेंगे, उसमें एक नई ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं। तो इस भाग की हम व्याख्या पढ़ेंगे। व्याख्या, कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं, मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा। इसका अर्थ है कि वे युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करेंगे और उन्हें जागृत करेंगे। और इस व्याख्या पर आधारित दो छोटे छोटे प्रश्न, वे कलियों को कैसे जगाना चाहता है? और दूसरा प्रश्न है, प्रत्यूष शब्द से आप क्या समझते हैं? कविता का तीसरा अंश, पुष्प पुष्प से, पुष्प यहाँ पर फूल है, तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, तंद्रालस मीन आलस, लेसी, और लालसा इच्छा, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष, सहर्ष मीन खुशी खुशी सींच दूंगा मैं। यहाँ निराला जी कह रहे हैं कि वो हर एक पुष्प से, जो सोया हुआ पुष्प है या सोई हुई जो कलियां हैं, उनको वो जगा देंगे। ऐसे ही यहाँ पर प्रत्येक युवा को या युवा पीढ़ी को वो जगाना चाहते हैं। उनके अंदर जो आलस की भावना है, उस भावना को वो खींच लेना चाहते हैं और जो लक्ष्यहीन जीवन है उनका, उसमें लक्ष्यपूर्ण जीवन बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देना चाहते हैं, उनमें नई उमंग जगाना चाहते हैं। तो इस भाग से संबंधित व्याख्या हम आगे पढ़ेंगे। व्याख्या, प्रस्तुत पद्यांश में कवि एक एक फूल से आलस्य को खींच लेना चाहता है, अर्थात आलस में पड़े युवकों के मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर देना चाहता है। कवि खुशी खुशी से यह कार्य करना चाहते हैं। इस भाग से संबंधित दो छोटे प्रश्न जिनका हल आपको खोजना है। पहला प्रश्न, कवि को पुष्प कैसे दिखाई पड़ते हैं? और दूसरा प्रश्न, कवि पुष्पों को किससे सींचना चाहता है? सींचने का अर्थ है नरिश। अब इस कविता का अंतिम भाग है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अनंत का अर्थ है जिसका अंत ना हो, अभी ना होगा मेरा अंत। इस भाग में कवि कह रहे हैं कि वे युवा पीढ़ी को ऐसा द्वार दिखाना चाहते हैं जिसका अंत ना हो, अर्थात युवा पीढ़ी
अगर कठिन परिश्रम करेगी तो वह स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकती है। स्वर्ग मनुष्य के लिए असाध्य है, लेकिन यहाँ कवि एक ऐसा ही द्वार दिखाना चाहते हैं जिसका अंत ना हो या जिसकी कोई सीमा ना हो। तो युवा पीढ़ी को परिश्रम कर अथक प्रयास द्वारा ऐसे ही एक अनंत द्वार की ओर कवि ले जाना चाहता है। तो बच्चों, इस भाग से संबंधित व्याख्या हम अभी देखेंगे। व्याख्या: कवि युवा पीढ़ी की निराशा को दूर कर उन्हें अमरता का द्वार दिखा देंगे। अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो वह स्वर्ग को भी प्राप्त कर लेगी। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका अंत नहीं होता। तो इस व्याख्या से संबंधित दो छोटे प्रश्न जिनका हल आपको खोजना है। कविता में कवि किसको अनंत द्वार दिखाना चाहता है? दूसरा प्रश्न, अनंत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आशा है बच्चों आपको ये कविता समझ आई होगी। समझ आने के साथ साथ आपको यह भी बात समझ में आई होगी कि इस कविता को आप अपने जीवन में प्रायोगिक तौर पर उपयोग में लें। जब कभी आप निराशा के अंधेरे में डूबें तो इस कविता को आप ज़रूर पढ़ें, जिससे आपके अंदर नई आशा का संचार हो। तो बच्चों, जिन्हें हिंदी समझ नहीं आती उनके लिए हम इंग्लिश में समरी भी लेकर आए हैं। ये हिंदी मीनिंग आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। मृदुल, कोमल, सुखद, पात, पत्ते, निद्रित, नींद में, प्रत्यूष, प्रातःकालीन, कर, हाथ, तंद्रालस, आलस, सहर्ष, खुशी से, अनंत, जिसका अंत न हो। अब कुछ और इंग्लिश मीनिंग आपको दिखा रहे हैं जो आपको अपनी कविता में अंडरलाइन करके लिखने होंगे। धन्यवाद बच्चों। आशा है आपको ये कविता समझ आई होगी।